Good morning students, welcome back to our last part of class 7th English chapter number 5, Quality. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will discuss about the speaking and writing section of this chapter. So you remember what we read in our chapter Quality? This was about the quality of the shoes which Mr. Gessler the shoemaker used to make. And it was very good quality in the whole London, you can say, and they lasted for too long. But all of a sudden something weird happened and Mr. Gessler had a competition in the market by the big firms and the industries, and he lost his customers. Gradually he lost his money, income, each and everything, and being hungry, he used to make shoes, he used to starve, and then also he used to make shoes for his earning and livelihood, but he could not survive. Finally, he lost his life. So this was all what we read about in the chapter Quality. So today we will discuss the speaking and writing part. Okay? इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्वालिटी चैप्टर में एक बहुत अच्छे पेयर ऑफ शूज़ बनाने वाले जर्मन शू मेकर की हमने एक बात या कहानी सुनी थी जिनका नाम था मिस्टर गेस्लर. ठीक है, मिस्टर गेस्लर बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे और वो जर्मनी से लंदन शिफ्ट हो गए थे शूज़ का बिजनेस करने के लिए. ठीक है, क्या हुआ धीरे धीरे? क्वालिटी तो बहुत अच्छी बनाते थे वो शूज़ की, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था. वो बहुत अच्छे सुपर क्वालिटी के लेदर को यूज़ करके पूरा मन लगा के बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे. लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज़, फर्म्स ये सब डेवलप हो गई थी मार्केट में, तो उनके पास जो कस्टमर्स आते थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए. क्यों कम होते चले गए? इसलिए कम होते चले गए बेटा क्योंकि मिस्टर गेस्लर टाइम लगाते थे शूज़ बनाने में. एटलीस्ट उनको 15 डेज़ लगते थे, है ना. 15 डेज़ का टाइम उनको चाहिए ही था एक अच्छा पेयर ऑफ बूट्स बनाने के लिए, और वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते थे, है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, लेदर और थ्रेड्स और वट एवर इज़ बीन यूज्ड, ही यूज टू यूज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द मटीरियल टू मेक द बूट्स. बहुत अच्छी क्वालिटी के वो मटीरियल काम में लेते थे बूट्स बनाने के लिए. लेकिन क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे लोगों में एडवर्टीज़मेंट करने लग गई फर्म्स, है ना, अपनी चीज़ों का प्रचार करने लग गई थी, और बिल्कुल चुटकी बजाते ही शॉप पे जाते ही शूज़ मिलने लग गए लोगों को, है कि नहीं. और वो चीप भी होते थे थोड़े से, और तुरंत जब भी चाहिए तब मिल जाते थे, अवेलेबल हो जाते थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, मिस्टर गेस्लर के जो कस्टमर्स थे वो भी कम होते चले गए, उन फर्म्स की तरफ शिफ्ट हो गए जो मार्केट में अभी आई थी. और मिस्टर गेस्लर को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उनके पास पैसे नहीं थे अपनी शॉप का रेंट देने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे एक अच्छी क्वालिटी का लेदर बाय करने के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे अपना खाना खरीदने के लिए. तो वो भूखे प्यासे, कोई एक या दो जो भी ऑर्डर्स आते थे उनके लिए लगे रहते थे शूज़ बनाने के लिए, भूखे प्यासे. अब कोई इंसान कितने दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है बेटा? ज़्यादा तो नहीं रह सकता ना. तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर कमज़ोर पड़ते गए और वो ख़त्म हो गए, है ना. ही डाइड ड्यू टू स्टारवेशन. स्टारवेशन क्या होता है? भूख से मरना. ठीक है. सो गेटिंग एवरीवन, दिस वाज ऑल व्हाट वी रेड इन द चैप्टर क्वालिटी. ये हमने चैप्टर क्वालिटी में पढ़ा था. आज हम इसका स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट है, एंड दिस इज द पार्ट 9th ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो कम अलॉन्ग, वी विल स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज, डू यू थिंक Mr. Gessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? इस क्वेश्चन का मतलब है, आपको क्या लगता है मिस्टर गेस्लर जो कि शू मेकर थे was a failure as a bootmaker? वो एक बूट मेकर के तौर पे हम देखें तो क्या वो पिछड़ गए थे, है ना, वो अच्छे नहीं थे, क्या वो फेल हो गए थे बूट मेकर के रोल में? और एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, या वो फेल हो गए थे एक कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन उसके रोल में? बताओ क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही, मिस्टर गेस्लर नहीं थे बूट मेकर के रोल में, वो एक सुपर्ब आर्टिस्ट थे. बूट्स तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग बनाते थे, बट he was a failure in competitive businessman. Now what is competitive businessman बेटा? कंपटीशन होता है ना मार्केट में,
प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, है ना, एक से बढ़कर एक हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और अच्छी कोई कंपटीशन में आ रहा है और कॉम्पिटिशन्स में आ रहा है, जैसे आपका सोलो डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन या आपका पोएम रेसिटेशन कंपटीशन होता है स्कूल में, वो क्या होता है कंपटीशन, जो बेटर परफॉर्म करेगा ही विल विन, वो जीतेगा, है कि नहीं। सो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, दे आर टॉकिंग कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, मतलब जो मार्केट में सबसे अच्छी अपनी प्रेजेंस रखेगा, ठीक है, कंपटीशन की दौड़ में वो अव्वल रहेगा। तो ऐसे थे नहीं थे बेटा, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं करते थे, अपनी ही प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार वो नहीं करते थे, वो उस चीज़ में फेल हो गए। अच्छे थे, बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे, ही वॉज वेरी लॉयल टूवर्ड्स हिज वर्क, बहुत मन लगा के, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ करके, अच्छे से टाइम लगा के, मन लगा के शूज़ बनाते थे। बट कहाँ पिछड़ गए? वो पिछड़ गए एडवर्टीजमेंट नहीं करने की वजह से, कंपटीशन से वो बाहर हो गए। जो मार्केट में बिजनेस का कंपटीशन था शूज़ को सेल करने का, उससे वो पिछड़ गए थे, ठीक है। तो बूट मेकर के रोल में तो ही वॉज परफेक्ट, he was not a failure, but in the role of competitive businessman he lost, ठीक है। Let's take the answer. There is no doubt that Mr. Gessler was a perfect bootmaker. इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मिस्टर गेस्लर एक परफेक्ट बूट मेकर थे एंड द बेस्ट इन लंदन, और लंदन के बेस्ट थे, ठीक है। लंदन में तो सबसे पहले अच्छे बूट मेकर थे वो। He was like an artist, वो एक कलाकार थे, है ना, आर्टिस्ट थे, अपने हाथ में उनके जादू था शूज़ जब वो बनाते थे। Who did not know the tacts of promoting the business, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट थे, वो सिर्फ एक कलाकार थे जो मन लगा के अपनी कला को बनाते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि प्रमोशन जो होता है बिजनेस का, प्रचार प्रसार जो होता है, उसके क्या तरीके हैं। टैक्ट्स क्या होता है बेटा? वेज, तरीके, ठीक है, किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं लोग, वो चीज़ें, उसमें वो थोड़े से पिछड़ गए थे, वो थोड़े सिंपल रह गए थे, ठीक है। बट shoes made by him were the best in quality and they lasted much longer. No doubt जो शूज़ वो बनाते थे they were amazing in quality, बहुत ही अच्छे शूज़ होते थे और बहुत लंबे चलते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे लेदर से बनाए जाते थे, ठीक है। तो the quality of the shoes which he made was amazing and they lasted even longer than the shoes which were in the firms. But as a businessman he was not at all successful. See, बिजनेसमैन के रूप में हम अगर उनको देखें तो वो सक्सेसफुल नहीं थे। ही फेल्ड टू बी अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि उनको वो चतुराई नहीं थी, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ कर्म की भावना थी। ही ओनली डिड हिज जॉब, ठीक है। वो इस चीज़ को नहीं जानते थे कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको और बहुत सी चीज़ों की नॉलेज ज़रूरी है ना। सिर्फ आपके आर्टिस्ट होने से या आपके काम के प्रति आपको लॉयल या वफादार रहने से ही काम नहीं चलेगा। इफ़ यू नीड टू सर्वाइव इन द मार्केट यू नीड टू नो सो मेनी थिंग्स। ही वुड इंसिस्ट टू मेक शूज़ बाय हिमसेल्फ अलोन, और वो ये कोशिश करते थे कि शूज़ जो वो बना रहे हैं ऑर्डर पे वो खुद बनाएं। ही नेवर टेक असिस्टेंस ऑफ एनीबडी, उन्होंने कभी किसी की असिस्टेंस नहीं ली, ठीक है, किसी की मदद नहीं ली शूज़ बनाने में। जो ऑर्डर मिल गया वो ये मान के चलते थे मुझे ही बनाना है, मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनको खुद पे ही विश्वास था, किसी और पे नहीं। और अगर वो अच्छा नहीं प्रोडक्ट बन पाता तो वो उस कस्टमर के साथ चीटिंग होती, जो बहुत ही मन से, बहुत फेथ लेकर उस शॉप पर आया है ना। तो देखो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड मैन थे, बहुत सिंपल मैन थे, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाए क्योंकि उनको वो चीज़ें, टैक्टिक्स नहीं आती थी, वो तौर तरीके नहीं आते थे। सो ही टुक लॉन्गर टाइम टू डिलीवर द शूज़। अब ये खुद ही शूज़ बनाते थे, किसी की हेल्प नहीं लेते थे अपनी शॉप के ऊपर, इसीलिए इनको टाइम ज़्यादा लगता था शूज़ बनाने में। ओके, यू रिमेंबर ही टुक ऑलमोस्ट 15 days to make shoes, right? But they are saying this is the only thing he took time to make the shoes because he used to make shoes on his own. He never took help of anybody else in his shop. Okay? As a result of it, he lost his old clients.
एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉन्गर टाइम, वो ज़्यादा टाइम लेते थे शूज़ डिलीवर करने में, इसीलिए क्या हुआ बेटा, ही लॉस्ट हिज ओल्ड क्लाइंट्स। उन्होंने अपने पुराने जो क्लाइंट्स थे, कस्टमर्स थे उनकी शॉप पे, जो बूट्स बनवाने आते थे, उनको धीरे धीरे खो दिया, क्योंकि वो शूज़ बनाने में टाइम ले रहे थे, है ना। और आपको तो पता है, हमें जब शूज़ चाहिए तुरंत मिल जाए तो हम तो वही ऑप्शन लेंगे ना, कौन 15-20 डेज तक वेट करेगा, है कि नहीं। He was not advertising to attract new customers. And one more thing, he lagged. एक और चीज़ जिसमें वो पिछड़ गए थे वो था एडवर्टाइजिंग। वो एडवर्टाइज नहीं करते थे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आपको ध्यान है, उनकी शॉप पे सिर्फ एक सिंपल साइन बोर्ड था गेस्लर ब्रदर्स नाम से, कोई पॉम्प एंड शो नहीं, कोई चटक भटक नहीं, कुछ भी नहीं जिसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। डू यू रिमेंबर दैट ही वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग अट्रैक्टिव ऑन हिज shop also. It was not at all attractive. It was very basic simple signboard, and here he lagged in advertising. He did not advertise even after the firms came into the market. Firms जब market में आ गई और मिस्टर गेस्लर को पता लग गया था कि अब उनके business में competition आ गया है, तो भी उन्होंने advertisement को अपना हथियार नहीं बनाया. He did not do that. Thus he failed as a competitive businessman. तो क्या है, वो फेल हो गए किस में, कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के रोल में, ठीक है। वो बूट मेकर तो नंबर 1 थे, ही वॉज नंबर 1 बूट मेकर, ठीक है, जो उनके बराबर तो लंदन में कोई था ही नहीं, ही वॉज द बेस्ट इन लंदन, बट ही फेल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, ठीक है। आ गया सबको समझ में, आई नो एवरीबडी अंडरस्टूड इट सो वेल। नाउ दिस इज द सेकेंड वन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द title? What is the title of the chapter? Yes, it's quality, right? It is quality. So here they are asking, what is the significance of the title? Significance का क्या मतलब है? Significance means importance. किसी चीज़ की क्या वैल्यू है, ठीक है। अभी कह रहा है what is the significance of the title? जो टाइटल क्वालिटी है, इसके यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, to whom or what does it refer, और ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। they are asking about what quality and quality of what thing they are talking about in this chapter. किस क्वालिटी की, किस चीज़ की क्वालिटी की बात हो रही है चैप्टर में, obviously shoes और boots, है ना। the title of the story quality refers to the superb quality of the boots made by his bootmaker Mr. Gessler. Superb quality of the boots. किसकी क्वालिटी की बात हो रही है, superb बेस्ट क्वालिटी ऑफ boots. इस चैप्टर में उनकी क्वालिटी की बात हो रही है, मेड बाय हिज बूट मेकर मिस्टर गेस्लर। कौन, मिस्टर गेस्लर नाम के बूट मेकर ने जो बनाए थे, उन सुपर बूट्स की बात हो रही है, उनकी क्वालिटी की बात हो रही है। मिस्टर गेस्लर वॉज अ सुपर्ब क्राफ्ट्समैन and an artist. Now they are praising Mr. Gessler, how superb he was, how outstanding, adorable work he used to do. He was a superb craftsman and he was an artist as well. वो एक बहुत superb कलाकार थे, उनके हाथ में जादू था, वो बहुत सुंदर shoes prepare करते थे. He made shoes that fitted well and lasted long. And he used to make shoes that fitted so well in the foot and they lasted so long also because of the good quality of leather he used to use in his product. His starvation and poverty never affected the quality of his shoes. See, one more touching line. कितनी मन को छू देने वाली लाइन है बेटा ये. He was such a good at heart man. ये कह रहे his starvation, उनकी जो भूख मरी थी, उनकी जो भूख से तड़पने की स्थिति थी, उसमें भी उन्होंने कभी क्वालिटी ऑफ हिज शूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उस पर कोई असर नहीं आने दिया. अपनी भूख की वजह से उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कस्टमर से थोड़ा और चार्ज करके थोड़ा अपना पेट भी पाल लूँ और शूज़ भी बन जाए, ऐसा नहीं किया. भूखे रह के भी उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाए थे. ठीक है. इवन द लास्ट पेयर्स ऑफ बूट्स सेंट टू द ऑथर वर परफेक्ट. और जो नरेटर है जॉन गैल्सवर्दी, उनको जो लास्ट टाइम उन्होंने बहुत सारे शूज़ भेजे थे ना, आप ट्राई कर लो ऐसे बोल के, तो क्या थे वो भी अमेजिंग थे और वो उससे भी अच्छे थे जो उनको पहले शूज़ मिले थे.
दे वर इवन मोर बेटर देन दोज शूज़, है ना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो लास्ट में जो उनकी स्टेज चल रही थी वो भूख से तड़पने की चल रही थी, फिर भी उन्होंने कितना मन लगा के वो शूज़ बनाए कि मिस्टर जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि उनकी क्वालिटी पहले वाले शूज़ से और भी अच्छी थी। परफेक्ट इन शेप एंड फिनिश, उनकी शेप और उनकी फिनिशिंग दैट वाज अमेजिंग। मिस्टर गेस्लर हैड ओनली वन एम, मिस्टर गेस्लर का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था। एम का मतलब क्या होता है बेटा? टारगेट या लक्ष्य। क्या था बेटा? टू मेक शूज ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी। उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था, वो ये था कि मैं जो शूज बनाऊं वो बेस्ट क्वालिटी के हों। ही हैड एन एम टू मेक बेस्ट क्वालिटी शूज। ठीक है, आप लोगों का भी कोई टारगेट है कि नहीं? है ना। 10th में अच्छा स्कोर लाना है, 12th में अच्छा स्कोर लाना है, उसके बाद डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है। कुछ ना कुछ तो टारगेट्स होंगे लाइफ में, नहीं है तो रखो। ठीक है, यू हैव टू मेक सम टारगेट्स एंड गो एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू अचीव देम। ठीक है, कोई ना कोई हमारा गोल या टारगेट तो होना ही चाहिए ना लाइफ में, ऐसी थोड़ी चलती रहती है लाइफ। ठीक है, सो क्वालिटी वॉज एवरीथिंग फॉर हिम। किसके लिए? शू मेकर मिस्टर गेस्लर के लिए क्वालिटी वॉज एवरीथिंग। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ हिज शूज। क्वालिटी वॉज एवरीथिंग फॉर हिम, सब कुछ थी क्वालिटी उनके लिए। I think he sacrificed his life for the sake of quality and he says कि हमें ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी जान भी क्वालिटी की वजह से ही गंवा दी, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए sake of quality उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, जब वो बीमार थे, भूख से तड़प रहे थे, तो भी उन्होंने शूज़ की क्वालिटी को कम नहीं किया ना। Thus, the title quality is the best keeping in view the main theme of the story. ये कह रहे हैं कि जो टाइटल है इस चैप्टर का क्वालिटी, ये बेस्ट टाइटल है इस पूरे चैप्टर की थीम के बारे में जो हम रख सकते थे। ठीक है, सो दिस क्वालिटी इज अ बेस्ट टाइटल। ठीक है, इस चैप्टर के रेफरेंस में। Now, this is the question number 3. Here, what you have to do is, we will talk about accent of Mr. Gessler. You remember he used to talk in German accent. याद है या नहीं याद आप लोगों को? जर्मन एक्सेंट में बात करते थे ना। Do you want some boots? है ना? Do you want some boots? So हम इसके बारे में बात करेंगे कि उनका ऐसा एक्सेंट क्यों आता था और उसको वो किस तरह से इंग्लिश में बोलते थे। Notice the way Mr. Gessler speaks English. हमें नोटिस करना है जो हमने किया था चैप्टर में। His English is influenced by his mother tongue. Now, what was his mother tongue? Mother tongue क्या होती है बेटा? मातृभाषा। हमारी मदर टंग क्या है? What is our mother tongue? It's हिंदी, है ना। हम भारत में रहते हैं, हमारी जो मदर टंग है वो क्या है? हिंदी है। तो ये जर्मनी से थे, आपको ध्यान है। Mr. Gessler belonged to Germany, and so his mother tongue or his मातृभाषा was what? German. He speaks English with an accent. और वो इंग्लिश तो बोलते थे, पर किस एक्सेंट के साथ? जर्मन एक्सेंट के साथ। ठीक है, उनके इंग्लिश बोलने में भी जर्मन एक्सेंट का इन्फ्लुएंस आता था, उसका असर दिखता था उनके बोलने में। When Mr. Gessler speaks PTK. Now these are the words which he used to speak in English, but they sounded as B, D and G. ठीक है, they sound like B, D, G. Can you say these words as Mr. Gessler would say them? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमने कितने सारे इनके जो स्टेटमेंट्स थे उनको हमने पढ़ा था। Now this is something we have to translate in perfect German accent which we were talking about. It comes and never stops. Does it bother me? Not at all. Ask my brother, please. अब ये तो इंग्लिश एक्सेंट है, इसको हम मिस्टर गेस्लर के एक्सेंट में हम कैसे बोलेंगे, आइए हम देखते हैं। मिस्टर गेस्लर इज अ जर्मन, वी ऑल नो दैट। मिस्टर गेस्लर क्या है? जर्मन है। सो द वे ही प्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर टंग। ठीक है, तो जिस तरीके से वो इंग्लिश के वर्ड्स प्रोनाउंस करते थे वो उनकी मदर टंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उसका बहुत ज़्यादा उन पर असर था। दैट इज जर्मन, और जर्मन उनकी क्या थी? मदर टंग। जर्मन लैंग्वेज ही थी ना उनकी मदर टंग।
दैट इज़ वाई ही स्पीक्स इंग्लिश विद एन एक्सेंट, इसीलिए वो इंग्लिश जो है वो एक्सेंट के साथ बोलते हैं, जो कि ब्रिटिश नहीं है. सी, ही इज़ रिजाइडिंग एट नाउ इन लंदन, लंदन में वो रह रहे हैं. सो लंदन इज़ इन ब्रिटेन. उसकी जो एक्सेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट नहीं था, दैट वॉज जर्मन एक्सेंट. ठीक है, अपनी नेटिव लैंड का उनका एक्सेंट आता था. इफ I would have to say these sentences as Mr. Gessler would have said. अब हमने जो पीछे 3 लाइन्स पढ़ी थी, जो सेंटेंसेस पढ़े थे, उनको हमको मिस्टर गेस्लर के जो एक्सेंट है उसमें हमको लिखना है. तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखो. I will say these as under. अब हम कैसे पढ़ेंगे, वो यहाँ लिखा है. It comes and never stops. Does it bother me? Ask my brother please. ठीक है. So this is how we will speak in the German accent. All right. So let's check number 4. Speak to 5 adults in your neighborhood. Now this is an activity what you have to do. ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को करनी है अपनी क्लास के बच्चों के साथ और अपने आसपास के नेबरहुड में. दिस इज एन एक्टिविटी विच यू विल डू विद योर क्लासमेट्स और विद योर नेबर्स and you will ask them a few questions. ठीक है, हम उसकी बात करेंगे अभी कौन कौन से वो questions हैं, and then you will sit properly all of them and you will discuss about the answers which you get. Speak to the 5 adults in your neighborhood. आपके आसपास के जो neighborhood में, आपके आस पड़ोस में आपको 5 adults से बात करनी है. 5 adults, okay? 5 बड़े लोगों से. Ask them the following questions. और आपको कुछ questions पूछने हैं. You have to ask them a few questions. In any language they are comfortable in. You can ask in Hindi, you can ask in English or in any other language in which they are comfortable. ठीक है, जो आपके adults हैं neighborhood में वो comfortable हों इस language में, उनसे कुछ questions आपको पूछने हैं. Then come back and share your findings with the class. और फिर वापस लौट के आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, जो कुछ वहाँ से आपको मिले आंसर्स, वो अपनी क्लास में आपको क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करने हैं. ठीक है, सो दिस इज एन एक्टिविटी विच यू विल डू. आई विल एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज एंड देन यू विल डू इट अकॉर्डिंगली. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू दे बाय देयर प्रोविजंस पैक्ड इन प्लास्टिक पैकेट्स at a big store or loose from a smaller store near their house? आपको ध्यान है, आप जब छोटे होंगे या आप अपने पेरेंट्स से या नेबरहुड में एक बात पूछना कि पहले वो किस तरह से अपना राशन खरीदते थे. प्रोविजंस क्या होते हैं बेटा, किराने का जो हमारा सामान होता है, दाल, चावल, चीनी, आटा, ऑयल. ठीक है, लाइक पल्सेस, वेजिटेबल्स और oil, edible oils and all sorts of pulses, rice, everything they used to buy loose. कैसे खरीदते थे, वो बड़े बड़े पैकेट्स में होते थे, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में रखे होते थे. उसमें से वो उसको मेजर करके, जो वेइंग स्केल होता है उस पर मेजर करके और फिर 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो. ठीक है, इस तरह से वो एक ओपन थैली में लेकर आते थे और इन एन एनवेलप या फिर एक लिफाफे में डाल के लेके आते थे. चीनी भी खुली मिलती थी, चावल भी खुले मिलते थे, दालें भी खुली मिलती थी, है कि नहीं. आज क्या है, सब कुछ पैक्ड मिलता है. ठीक है, ½ kg, 1 kg, 2 kg, whatever you want to have, you will get it in the markets, in big stores. छोटी शॉप्स पे आज भी आपको ओपन ही मिलेगा, आज भी आपको खुला आप खरीदना चाहते हो आपको मिल जाएगा. बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ बाइंग और परचेज दीज अडल्ट्स यूज्ड टू डू इन अर्लियर टाइम्स. पहले वो कैसे खरीदते थे, क्या वो इस तरह से खरीदते थे खुला, या वो आज जैसे खरीदते हैं हम बड़े स्टोर्स पे जाके पैकेट्स के फॉर्म में, इस तरह से वो कुछ लाना पसंद करते हैं. सो यू हैव टू आस्क देम दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज, वेयर डू दे बाय देयर फुटवेयर. और वो अपने जूते चप्पल कहाँ से लेते हैं. फ्रॉम वेयर डू दे बाय देयर फुटवेयर, जो पैर में पहनते हैं वो कहाँ से लेते हैं. डू दे बाय ब्रांडेड फुटवेयर और फुटवेयर मेड लोकली. What reasons do they have for their preference? Now ask them what type of footwear they wear. Do they wear branded or they wear from a local mochi shop?
ठीक है, या वो ब्रांडेड पहनते हैं या वो लोकल मोची जो शॉप है जो हाथ से बना रहा है शूज़ उसके जूते पहनते हैं। ये आप उनसे पूछना और ये भी पूछना कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर वो ब्रांडेड ले रहे हैं तो ब्रांडेड के लिए उनका क्या थॉट है, और अगर वो इस तरह के शूज़ ले रहे हैं जो कोई भी मोची बैठ के बना रहा है सिंपल से, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। यू हैव टू फाइंड दैट आउट। थर्ड क्वेश्चन इज, डू दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स। ठीक है, क्या वो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, सिले सिलाए कपड़े पहनते हैं। आप बड़े बड़े स्टोर्स पे जाओ, यू गेट द क्लोथ्स ऑफ योर साइज, इट इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल देन मीडियम देन लार्ज देन एक्स्ट्रा लार्ज देन डबल एक्सएल देन ट्रिपल एक्सएल, ये साइजेस मिलती हैं ना। आपको इस तरह से कपड़े खरीदना पसंद है, रेडीमेड चीज़ें, या आपको ये करना पसंद है कि आप कपड़ा खरीदें कहीं से किसी स्टोर पे जाके और एक टेलर के पास जाके उसको अपना मेजरमेंट दें और स्टिच कराएं। तो आपको कौन सा वाला तरीका आप अपनाते हो और क्यों, ये भी आपको पूछना है। डू दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स, क्या तो वो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, और बाय क्लॉथ एंड गेट देयर क्लोथ्स स्टिच्ड बाय अ टेलर, या फिर कोई कपड़ा खरीद के टेलर से स्टिच कराते हैं। विच डू दे थिंक इज बेटर। नाउ यू हैव टू फाइंड इट विच वन इज बेटर फॉर देम, ये भी आपको उनसे पूछना है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस you will ask in your neighborhood with 5 adults, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं इन तीनों क्वेश्चंस के वो एक साथ रखना, और इसके बारे में स्कूल में आके आप क्या करेंगे, अपने क्लासमेट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या होती हैं, आप लोगों के जो रिजल्ट निकलते हैं, आपने जो एक्टिविटी की उसका जो रिजल्ट आया, दैट इज़ योर फाइंडिंग। तो इसको आपको क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्लासरूम एक्टिविटी। Firstly, you should ask them the questions in whichever language they are comfortable in. You will find different answers according to the tastes of the people you interview. Then you share your findings. Now, you will get different answers also. ऐसा नहीं है कि सब लोग कहेंगे हाँ मैं तो खुले में ही चीनी लाना पसंद करता हूँ, या कोई कहे मैं पैकेट में लाता हूँ। सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। 5 adults के सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। This will increase your knowledge about what the people like. ठीक है, तो ये सब आपको करना है खुद से। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। दिख रहा है, एक बच्चा है उसका नाम है अजीत, एक लड़की है उसका नाम है अनीशा। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं I have decided to go abroad for higher studies। ये कह रहा है कि मैंने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, तय कर लिया है कि मैं फॉरेन कंट्रीज में जाऊंगा अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। नाउ अजीत इज सेइंग दैट ही हैज़ डिसाइडेड टू गो अब्रॉड एंड डू हिज हायर स्टडीज़। ठीक है, दिस इज अनीशा एंड शी इज सेइंग हैव यू, क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया। आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट, I love my country. She is giving a contradictory statement. She is totally different from what he is saying. वो बिल्कुल अलग आंसर दे रही हैं। वो कह रही हैं अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपने कंट्री से, अपने देश से बहुत प्यार है। ऐसा कौन कह रही है, अनीशा कह रही है। ठीक है, नाउ लेट pairs of students talk to each other about leaving the country. Now some pairs should be made in your class and discuss about leaving your country. अपने देश को छोड़ने की आप बात करो कि आप अपने देश को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, और छोड़ोगे तो क्यों छोड़ना पसंद करोगे, और अगर नहीं आपको देश से जाना तो क्यों नहीं जाना। ओके, डिस्कस इट इन योर क्लास। One student repeats Ajit's statement. एक बच्चे ने अजीत का स्टेटमेंट पढ़ा। The other gives a reason for not agreeing with Ajit. और जो दूसरा है वो क्या है, अजीत से अग्री नहीं कर रहा है, तो वो उसका रीज़न दे रहा है कि कंट्री को प्यार करते हैं इसलिए नहीं जाना। The sentence openings give below should be used. अब हमको जो आगे के सेंटेंस हैं उनको कंप्लीट करना है रीजंस देते हुए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये सेंटेंसेस हैं, इनको हमको कंप्लीट करना है, एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर रीज़न देना है और जो इस पे सूट भी करे। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं पहले। फर्स्ट इज इफ़ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस। अगर मैं ये देश छोड़ता हूँ तो मैं मिस करूँगा व्हाट। ठीक है, आप सोचो, आई विल कम टू द आंसर्स ऑल्सो। Second, there are some things which you can
get only here. For example, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन को सिर्फ यहीं मिलेंगी, हमारे देश में ही मिलेंगी, फॉरेन में नहीं. Third one is, there are some special days I'll miss particularly. कुछ स्पेशल डेज हैं अपने देश में जो मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगा तब मिस करूंगा. वो कौन कौन से हैं? आप सोचते रहो आंसर्स, अभी हम आंसर्स पे आएंगे, ठीक है. देन मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस, सबसे ज़्यादा मैं मिस करूंगा इन सब चीज़ों को. क्यों? देन यू हैव टू गिव रीजंस ऑल्सो. नेक्स्ट इज, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव माई कंट्री बिकॉज. नेक्स्ट क्या है? मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि मैं मेरा कंट्री छोड़ के जाऊं. फिर रीज़न देना है. ओके, देन यू हैव टू गिव अ रीज़न. हाउ कैन यू लीव योर ओन कंट्री एक्सेप्ट व्हेन. आप अपने देश को कैसे छोड़ के जा सकते हो जब तक कि, फिर रीज़न देना है, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल डू. डिपेंड्स ऑन वंस इंटेंशन. आई कांट लीव फॉर गुड बिकॉज. ये तो किसी की इंटेंशन पे डिपेंड करता है. मैं कुछ अच्छे के लिए इस चीज़ को कैसे छोड़ सकता हूँ, फिर रीज़न देना है. मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, हो सकता है कुछ सालों के लिए, फिर आगे का सेंटेंस कंप्लीट. ठीक है, अब हम इसके आंसर्स करते हैं. वी विल कंप्लीट द सेंटेंसेस नाउ. जस्ट पे अटेंशन for self attempt. Now this is what you have to do by your own, but I have done it for you to help you out. Okay, first try doing yourself in your textbooks, then you can see the answers here. However, a brief answer is given below. ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो बेटा. You can change it according to your own views. Whatever comes in your mind, you can do it accordingly. First one is, if I leave this country, I will miss my family. अगर मैं ये कंट्री छोड़ता हूँ तो I will miss what? Family, friends and environment. मैं क्या मिस करूँगा? फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को और यहाँ के environment को, यहाँ के माहौल को मिस करूँगा. Second is, first one we have done, this is second. There are some things which you can get only here. For example, now there are some things which you will get only in your own country, you will not get it in abroad. What all are they? For example, good servants, leisure, मतलब आराम और अच्छे वफादार आपको साथी, नौकर, इस तरह की चीज़ें. You can mold it by your own. ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लगता है. थर्ड वन इज, देर आर सम स्पेशल डेज आई विल मिस. कुछ स्पेशल दिन जो सिर्फ मेरे कंट्री में हैं उनको मैं मिस करूँगा. पर्टिकुलरली, स्पेशली कौन से? दिवाली एंड होली फेस्टिवल्स. ऑब्वियसली these are celebrated in India with full enthusiasm and joyfulness. तो ये कह रहा है कि मैं होली और दिवाली तो ज़रूर मिस करने वाला हूँ. नेक्स्ट इज, मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस. सबसे ज़्यादा मैं क्या मिस करूँगा? माई पेरेंट्स. सबसे ज़्यादा किसको मिस करेंगे? मम्मी पापा को. आपको भी याद आती है क्या आप दूर जाते हो तब? पेरेंट्स को, बिकॉज आई एम वेरी मच अटैच्ड टू देम. क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, अटैच्ड हो अपने पेरेंट्स से. ठीक है, बिकॉज दे लव यू सो मच. सो दिस इज़ द रीज़न ही विल miss something. Next is, I think it's impossible for me to leave my country because वो कह रहा है कि मेरे लिए मेरा देश छोड़ के जाना impossible है क्योंकि my roots are deep rooted here. क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वो यहाँ पे बहुत गहरी जा चुकी हैं. यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो लोग हैं, अपब्रिंगिंग है, मेरे को जो बड़ा किया है, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मैं फ़ॉरेन जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव माई कंट्री क्योंकि मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मेरे को जो सिखाया गया है मेरे फैमिली से वो बहुत गहरा है. ठीक है, मैं यहाँ से छोड़ के एक पल के लिए सोच भी नहीं सकता कि मैं इनको छोड़ के यहाँ से जाऊँ. नेक्स्ट इज़, हाउ कैन यू लीव योर ओन कंट्री एक्सेप्ट. आप अपने देश को कैसे छोड़ के जा सकते हो एक्सेप्ट कोई सिचुएशन ना आए.
When you are asked to leave your country, जब तक कि आपको कहा न जाए कि तुम्हें इस पर्टिकुलर काम के लिए आपके देश से बाहर जाना है. Until and unless you are asked to leave your country, how can you leave that? अपने से तो नहीं कर सकते. You cannot do it from your own heart. अपने मन से नहीं कर सकते, पर किसी काम के लिए अगर आपको चुना है और आपको वो करना है, then only you can leave your country and go. Next is depends on one's intention. I can't leave for good because I can't afford to live without my parents. वो कह रहा है किसी की कुछ भी इंटेंशन हो, पर मैं कुछ अच्छे के लिए, मेरे सिर्फ अच्छे के लिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स को छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकता. ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't afford to leave my parents. उनके बिना मैं रह नहीं सकता. I can't live without my parents. Next is maybe for a couple of years I may think of going abroad provided I must return to my country. Now he is saying हो सकता है कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए मैं विदेश जाऊं, पर कंडीशन रहेगी ये कि मुझे वापस लौट के आना है. मैं हमेशा के लिए वहाँ पे नहीं रहने वाला. So these were the blanks. We have completed writing the sentences. Now we will do some other part also. So let's concentrate on this one. So this is some writing section we will do. This is a picture of a uncle. एक अंकल की पिक्चर है ना, और ये क्या कर रहे हैं, देखो इनके हाथ में लिड है, कुछ जो पैन है उसकी लिड इन्होंने पकड़ी हुई है, ढक्कन है, और यहाँ पे क्या है, एक पैन है जिसमें से ब्लैक कलर का स्मोक, धुआं निकल रहा है कि नहीं. ये गैस स्टोव है और ये कुछ इस पे कुक कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं जाने, हम अभी देखते हैं. ठीक है, हमको क्या करना है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी. यू हैव टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमको एक स्टोरी लिखनी है. नाउ यू हैव टू use your own imagination and creativity, and then you frame good quality sentences and you can write a story. This is a man and we are talking about him now. Your aunt has gone to her mother's house. Your auntie has left for her mother's house. Uncle is alone at home. ये कह रही है कि तुम्हारी आंटी जो हैं वो कहाँ गई हैं, अपने मायके गई हैं, मम्मी के घर गई हैं, और अंकल घर पे हैं. Your uncle does his cooking. और अंकल क्या कर रहे हैं भैया, खाना बना रहे हैं. खाना तो बनाना ही पड़ेगा, आंटी गई तो क्या हुआ, भूख तो लगती है भाई, है ना. तो क्या कर रहे हैं अंकल, कुकिंग कर रहे हैं. और जो लोग रोज़ रोज़ कुकिंग नहीं करते उनको कितनी दिक्कत आती है ना कुकिंग करने में. आती है नहीं आती, आपके पापा से पूछना, जब मम्मा और आप ननियाल जाते हो तो पापा को कितनी दिक्कत होती है खाने में, है ना. ही इज़ एब्सेंट माइंडेड. और अंकल क्या है, एब्सेंट माइंडेड हैं, भूल जाते हैं, कुछ भी काम स्टार्ट करके भूल जाते हैं. ही पुट्स वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव. वो क्या कर रहे हैं, सब्जियां स्टोव पे रख के काम कर रहे हैं. ठीक है, उन्होंने कुछ सब्जियां स्टोव पे रखी हैं. ही बिगिंस टू क्लीन हिज बाईसाइकिल आउटसाइड. और उन्होंने क्या किया, बाहर जो उनकी बाईसाइकिल रखी हुई है उसको सब्जियां चढ़ाने के बाद उसको साफ करने के लिए बाहर आ गए. ठीक है, सब्जियां रख दी गैस स्टोव पे और अंकल आ गए बाहर, साइकिल को साफ कर रहे हैं. द नेबर कॉल्स आउट सेइंग समथिंग इज बर्निंग. और जो पड़ोसी हैं वो आवाज़ लगा के कह रहे हैं, अरे कुछ जलने की स्मेल आ रही है. The neighbors are trying to call out and say something is burning. It's smelling like something is burning here nearby. Your uncle rushes to the kitchen. और अंकल दौड़ के किचन में जाते हैं. He runs and go back to the kitchen. To save vegetables, he put some oil on them. और उन्होंने क्या किया, सब्जियों को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या डाला, ऑयल डाला. ठीक है, तेल डाला. उनको लगा कि इसको डालने से सब्जियां जलने से बच जाएंगी. अनफॉर्चुनेटली, पर उनकी बुरी किस्मत, इट्स मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल. वो क्या था, मशीन ऑयल था, कुकिंग ऑयल नहीं था. मशीन ऑयल क्या होता है, जो हम हमारे कल पुर्जों में डालते हैं, मशीनरीज में डालते हैं उनकी ग्रीजिंग करने के लिए ताकि वो स्मूथली चले. मशीन ऑयल साइकिल के भी उसमें डलता है ना बेटा, ताकि आपके टायर्स अच्छे से चलें, जो आपकी चेन है वो भी अच्छे से चले. या हम जो स्यूइंग मशीन है, सिलाई मशीन, उसमें भी डालते हैं, वो होता है मशीन ऑयल. उन्होंने खाने के तेल की जगह मशीन का ऑयल डाल दिया.
नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द वेजिटेबल्स। और अब आपको लिखना है कि आपके हिसाब से वेजिटेबल्स की क्या होगी हालत, ये आपको लिखनी है, ठीक है। अब हमको शुरू करना है इस स्टोरी को लिखना। वी विल बिगिन लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, बट यू कैन राइट इट ऑन योर ओन अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंसेस। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इन सेंटेंसेस को देखते हुए, ठीक है। लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स। इस लाइन से आपको स्टार्ट करना है। ऑल राइट, लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स। पिछले महीने की बात है, मेरी आंटी ने डिसाइड किया, सोचा कि वो अपने पेरेंट्स से मिलके आएंगी। सो दिस इज द आंसर, द स्टोरी विच वी आर राइटिंग। लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स। पिछले महीने की बात है कि मेरी आंटी ने सोचा कि कुछ दिन के लिए वो अपने पेरेंट्स से मिलके आएंगी। As she had to go at once, she was not able to do any cooking. और उनको क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन जाना पड़ा, अचानक से जाना पड़ा मिलने के लिए। तो वो कुछ कुक करके, कुछ रख के नहीं गई अपने हस्बैंड के लिए कि वो कुछ दिन तक अपना काम चला पाए, ठीक है। माई अंकल कैन कुक। मेरे अंकल जो हैं वो बना तो सकते हैं खाना, वो कुक कर सकते हैं, बट ही इज़ क्वाइट एब्सेंट माइंडेड। पर वो क्या है, थोड़े से भुलक्कड़ सॉर्ट ऑफ समथिंग है। तो वो भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ काम स्टार्ट करके फिर दूसरे काम में लग जाते हैं और पहले वाला वो भूल जाते हैं। ही पुट वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव। उन्होंने सब्जियां स्टोव पे चढ़ा दी। एंड वेंट आउट टू क्लीन हिज बाईसाइकिल। एंड देन ही वेंट आउट टू द गार्डन एंड ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज बाईसाइकिल। वो बाहर गार्डन में गए और सब्जियां स्टोव पे चढ़ाने के बाद वो अपनी साइकिल साफ करने लग गए। The neighbors smelled something burning and told my uncle so. और क्या हुआ, सब्जियां संभाली नहीं, वो जलने लग गई होंगी। तो क्या हुआ, आस पड़ोस में स्मेल तो जाती है ना। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, जब दूध उफन जाता है तो हम आस पड़ोस में हमें स्मेल आती है ना कि भाई किसी के आज दूध उफन गया या कोई इस तरह की चीज़ जल रही है, रबड़ के जलने की स्मेल या कोई भी स्मेल हमें आती है। तो यहाँ पे पड़ोसियों ने बताया अंकल को कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना। माई अंकल रश्ड टू द किचन। और अंकल ने जैसे ही ये सुना, उनको याद आया कि किचन में उन्होंने वेजिटेबल्स रखी हैं। सो ही रश्ड टू द किचन, ही वेंट रनिंग टुवर्ड्स द किचन। भाग के वो किचन में पहुंचे। बीइंग कंफ्यूज्ड माई अंकल पुट सम ऑयल ऑन द वेजिटेबल्स। उनको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने क्या किया, ऑयल डाल दिया वेजिटेबल्स के ऊपर, उनको बचाने के लिए जलने से। However, by mistake he had used machine oil and not cooking oil. और गलती से क्या हुआ, उन्होंने मशीन ऑयल डाल दिया इंस्टेड ऑफ कुकिंग ऑयल। खाना बनाने वाले तेल की बजाय उन्होंने मशीन में डालने वाला तेल वेजिटेबल्स के ऊपर डाल दिया। द वेजिटेबल स्मेल टेरिबली बैड। और उस वेजिटेबल में से बहुत ही वियर्ड गंदी सी स्मेल आने लग गई, बदबू आने लग गई। द वेजिटेबल्स हैड बीन स्पॉइल्ड। ऑब्वियसली यही तो होना था, उसमें मशीन ऑयल डालेंगे तो वो खाई थोड़ी जाएंगी, वो बेकार हो गई, ख़राब हो गई। एंड फाउल स्मेल हैड स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस। और सड़ी हुई सी जो बदबू थी वो पूरे घर में फैल गई। ये हुआ था इस इंसिडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर ओन व्यूज़, कीपिंग माइंड द सेंटेंसेज विच वर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, पर जो सेंटेंस आपको दिए थे उनकी मदद से, उनके अकॉर्डिंग ही आपको ये स्टोरी लिखनी है। होप यू ऑल एंजॉयड एवरी वन ऑफ यू, यस और नो। ये लास्ट सेशन समझ में आया, चैप्टर 5 क्वालिटी। वी आर डन विद द चैप्टर today and we will meet with a new poem tomorrow in a new class. Until then, every one of you keep studying. Have a great day, beta.